Assalamu alaikum dear student, welcome to all of you in Muzaffar Salman Academy. So here we discuss about the lecture number 6 part number 1. यहाँ पे बेटा हम लेक्चर नंबर 6 को पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस डिस्ट्रीब्यूट करने का मकसद ये है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ ब्रांचेस जो हैं वो 11 है। इसी वजह से एक ही लेक्चर में ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती, इसी वजह से हमने पार्ट 1 लिखा है यहाँ पे, क्योंकि लेक्चर जो बड़ा हो जाता है उसके बाद ये शेयर करने में हमें इशू होता है। सो बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सो नंबर फर्स्ट ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री। इससे पहले हमने पढ़ा था केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज़ दी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड दीज चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर। वो हमने डिस्कस किया था ब्रांचेस केमिस्ट्री के हवाले से। अभी हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। नंबर फर्स्ट कौन सी है भाई? फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री को कहा जाता है तबई कीमिया। क्या कहते हैं भाई? तबई कीमिया। उसके बाद नंबर सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको कहा जाता है नामियाती कीमिया। नामियाती कीमिया। इसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको कहा जाता है गैर नामियाती कीमिया। गैर नामियाती कीमिया। उसके बाद होता है बायोकेमिस्ट्री, हयातियाती कीमिया। क्या कहते हैं? हयातियाती कीमिया। हयातियाती कीमिया। उसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जिसको सन्नती कीमिया कहा जाता है। जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं सन्नती कीमिया। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, इसी वजह से हम कहते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियाई कीमिया या न्यूक्लियर केमिस्ट्री को कहा जाता है न्यूक्लियाई कीमिया। बहरहाल ये कहने का मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसको उर्दू में या सिंधी में हम कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे 11 ब्रांचेस हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 6 ब्रांचेस। उसके बाद वो दूसरी हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 लेक्चर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 होगा, क्योंकि ये लेक्चर अगर के डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसी वजह से शेयर करने में बहुत मुश्किल होता है। आपके लिए भी आसानी होगा और हमारे लिए भी सही होगा। उसके बाद नंबर फर्स्ट ब्रांच की हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल केमिस्ट्री। सो व्हाट डू मीन बाय फिज़िकल केमिस्ट्री? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ laws and principles governing in the combination of atoms and molecules during the chemical reactions. It is the branch of chemistry that deals with the study of laws and principles governing in the combination of atoms and molecules during chemical reactions. तो यहाँ पे इस फिज़िकल केमिस्ट्री में हम कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं? ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें कोई भी रिएक्शन हो, वो रिएक्शन किसी कानून के बेस पे, किसी उसूलों के बेस पे वो आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद कोई ना कोई कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, कोई ना कोई मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है? दैट इज़ नोन एज फिज़िकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं बेटा? दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री के बेस पे यहाँ पे इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे? तबई कीमिया के यहाँ पे एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे लिया सोडियम। सोडियम जो है वो मेटल एलिमेंट है। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये लेक्चर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो बेसिक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बताने का ये मकसद था कि बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मेटल होते हैं, कौन से नॉन मेटल होते हैं, कौन से मेटलॉइड होते हैं, और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। इसी वजह से तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 11। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा।
पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और एम शेल में जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी वजह से वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा, वो लॉस करने के बाद वो किसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा? वो देगा क्लोरीन को। क्यों भाई क्लोरीन को? क्लोरीन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। अभी क्लोरीन कह रहा है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम कह रहा है कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि मुझे 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं देगा 8 पूरे करने के लिए। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन को देगा। जब क्लोरीन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसी का मतलब ये है कि सोडियम हैव एबिलिटी टू लॉस दैट 1 इलेक्ट्रॉन कैरी +1 चार्ज एंड क्लोरीन हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट दैट 1 इलेक्ट्रॉन टू कैरी माइनस चार्ज। सो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। तो मेरे कहने का मकसद ये है, फिज़िकल केमिस्ट्री वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें कोई भी रिएक्शन हो, वो रिएक्शन जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। सो इसी के बेस पे, कोई ना कोई उसूलों के बेस पे, किसी कानूनों के बेस पे कोई एटम दूसरे एटम्स के साथ जब रिएक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल केमिस्ट्री। इसके बाद होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कहते हैं द स्टडी अबाउट द कार्बन एंड हाइड्रोजन। द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या हम कहते हैं द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अभी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो कार्बन में से प्रोड्यूस हों उसको क्या कहा जाता है? देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव में कार्बन के अलावा दूसरी चीज़ें भी मौजूद होती हैं। मीन्स कार्बन एंड डेरिवेटिव्स आल्सो इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ डेप्थ ऑफ द अर्थ। ज़मीन की ऊंचाई में से जो चीज़ें मिलती हैं उसको भी क्या कहा जाता है? दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या हम कहते हैं द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई इसके एग्जांपल कौन से होंगे भाई? यहाँ पे इसके हमने किया है कि कार्बन इट्स कंपाउंड्स है, डेप्थ ऑफ द अर्थ है, कार्बन एंड हाइड्रोजन है। तो आपको बेटा ये एग्जांपल आने चाहिए। पेट्रोलियम, जी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। नेचुरल गैस, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद कोल, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। These are the main sources of the organic compounds. From these main sources of organic compounds, millions of the organic compounds they are used in our daily life. तो मैं बात हम कह रहे हैं कि जो चीज़ें हमें ज़मीन से मिलेंगी उसको हम क्या कहते हैं? ज़मीन की ऊंचाई से उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को कहा जाता है क्रूड ऑयल। कच्चा तेल जो ज़मीन से मिलता है वो इम्प्यूरिफाइड होता है। वो प्यूरिफाइड होने से पहले उसको कहा जाता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम ऐसा कंपाउंड है जिसमें से मोर देन 215 कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे। उसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। वो कैसे होते हैं आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये मैट्रिक क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते आएंगे। तो पेट्रोलियम, उसके बाद नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हम कहते हैं कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो ये गैसेस जो होती हैं, मीथेन C1 से लेकर C4 तक जो होती हैं वो गैसेस होती हैं। C1 से लेकर भाई C4 तक, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सो C1 से लेकर C4 तक जो होती हैं वो गैसेस होती हैं। वो किस में आती हैं? वो नेचुरल गैस में आती हैं।
पाकिस्तान में नेचुरल गैस जो दरियाफ्त हुई है 1952 में, सुई बलूचिस्तान से हुई थी पाकिस्तान में। तो ये सारे के सारे मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो इसी वजह से हम कहते हैं इन सारे एग्जांपल को हम इंक्लूड करते हैं किसमें, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई कोल क्या होता है। कोल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ दी हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम कहते हैं कि कोल के फर्दर टाइप्स होते हैं। कोल के कौन से टाइप होते हैं, वुड कन्वर्ट होता है पीट, पीट कन्वर्ट होता है लिग्नाइट, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस कोल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोल होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में इंक्लूड करते हैं या ये किसके एग्जाम्पल हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आ रही बात समझ में। ये याद रखना कि H2O इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक में इंक्लूड नहीं होता, हालांकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, इसमें से फर्दर बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो लिमिटेड होती है उसमें। उसके बाद होता है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स i.e. मिनरल्स। मिनरल्स जो चीज़ें हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलें उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या दूसरी डेफिनेशन इसकी कौन सी है, द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट टेबल एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट टेबल एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स हैं ऑल आर इंक्लूडेड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे हम कहते हैं कि एग्जांपल हम देते हैं डेली लाइफ के, ज़मीन के ऊपर से जो चीज़ें मिलती हैं उसको भी क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे हो तो हम कहते हैं द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर डेप्थ ऑफ द अर्थ होगी तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। यहाँ पे हम कहते हैं द डेप्थ ऑफ द अर्थ, दैट इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके एग्जांपल हम करते जाएंगे। उसके बाद आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं कभी कभी टू द पॉइंट देते हैं, मीन्स डेफिनेशन देते हैं, उसके बाद या तो वो एग्जांपल देते हैं कि भाई कौन से एलिमेंट जो होंगे या कौन से यहाँ पे एग्जांपल हैं वो ऑर्गेनिक के हैं या इनऑर्गेनिक के हैं। तो ये लास्ट में मैं आपके साथ MCQs भी इसके शेयर करूँगा, तो यहाँ पे आप देख लेना। सो यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपको कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे हम एग्जांपल करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जांपल, जो चीज़ें हमें सरफेस ऑफ द अर्थ से मिलें उसको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ क्या कहते हैं बेटा, द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो चीज़ें ज़मीन के ऊपर से मिलेंगी उसको भी हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर, ओके। उसके बाद इसके एग्जांपल कौन से होंगे, एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे हमें मिलता है गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमें, ज़मीन के ऊपर से मिलती हैं। या हम कहते हैं कि भाई ये एलिमेंट जो होते हैं वो सारे के सारे मेटल हैं, ये कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं या ये एलिमेंट फॉर्म में मिलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये क्या होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या उसके अलावा दूसरे एग्जांपल कौन से होते हैं, जैसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड है, ये भी इनऑर्गेनिक है।
कैल्शियम कार्बोनेट है, पत्थर है, चूने का पत्थर जो होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्या है, इनऑर्गेनिक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, कॉमन साल्ट। गोल्ड है, सिल्वर है, कापर है, या उसके बाद कापर सल्फेट है CuSO4। CuSO4 कहा जाता है कापर सल्फेट को। कापर सल्फेट जो होता है जहाँ से कापर एलिमेंट को अलग किया जाता है और सल्फेट को अलग किया जाता है। कापर सल्फेट जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, जो वायर्स हमारे वगैरह बनती हैं उसमें कापर एलिमेंट यूज़ होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड जो होते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, या ये हम कहते हैं कि ये ज़मीन के ऊपर से ही मिलते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द स्टडी ऑफ डेप्थ ऑफ द अर्थ, बल्कि सरफेस ऑफ द अर्थ, या हम कहते हैं द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा H2O, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2O इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये तो आप समझ जाएंगे कि गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है या कापर सल्फेट है। मगर इसकी ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये आप याद रखना, जब मेटल को नॉन मेटल से मिलाएंगे तो वो आयोनिक कंपाउंड बनेंगे। याद रखना किसके साथ भाई, मेटल को किसके साथ मिलाएंगे, नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, तो वो क्या बनते हैं बेटा, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। उसके अलावा H2O अगर आपसे पूछा जाए ये आयोनिक कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है, यस आप ये बताएंगे कंपाउंड तो आपका कहें कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों, हालांकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, मगर वाटर में कोवलेंट बॉन्ड के अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी की सारी किस तरह हैं, आयोनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह हैं। इसी वजह से इसको इंक्लूड करते हैं हम क्या, दैट इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड, दीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन आयोनिक कंपाउंड। H2O, CO, CO2, हालांकि इसमें बॉन्ड कौन सा है, कोवलेंट है, मगर कोवलेंट के बावजूद इनको इंक्लूड करते हैं हम किस में, वाटर को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड में इंक्लूड करते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं या आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म्स आर प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी। ऐसी चीज़ें जो प्लांट और एनिमल से मिलेंगी या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगी उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। मेटाबॉलिज्म्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म्स आर दोज कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी। जैसे हम कहते हैं भाई लिविंग बॉडी में से जो कंपाउंड मिलेंगे, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे लिपिड्स हैं, फैट है, फैट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। विटामिन्स, फैट है, अभी फैट देखिए वो कहाँ से मिलता है, फैट मिलता है एनिमल से। लिपिड्स जो होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं। प्रोटीन्स भी कुछ हमारे बॉडी में एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। अच्छा, मगर प्रोटीन जो होते हैं हमारे बॉडी में जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं, और जो हम चीज़ें खाते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह वहाँ से हमें मिलते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स से फर्दर टाइप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स होता है, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया,
उसके बाद फ्रक्टोज हो गया, ये मोनोसेक्राइड्स हैं। डाइसेक्राइड्स जैसे आप कहते हैं शुगर है, ये डाइसेक्राइड्स में आ गया। सक्रोज है, ये डाइसेक्राइड्स में आ गया, ठीक है। या इसको कहा जाता है ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड्स में शुगर या उसके बाद सक्रोज जो है ओलिगोसेक्राइड्स है। उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज होगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स होते हैं। कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, कुछ एमरफस फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जस्ट ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से एग्जांपल होंगे, वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद विटामिन्स आल्सो एसेंशियल सोर्स फॉर दी लिविंग बॉडी। विटामिन्स और विटामिन्स जो होते हैं आल्सो हेल्प इन अवर ग्रोथ जो होती है वो मेन काजेज जो होता है वो विटामिन्स का होता है। तो विटामिन्स काज करती हैं ग्रोथ के हवाले से। सो दीज आर दी एसेंशियल सोर्स फॉर दी लिविंग बॉडी। उसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन केमिकल इंडस्ट्रीज। जो केमिकल प्रोसेस जो हैं वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ऐसे प्रोसेस जो हमारे इंडस्ट्री में केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हों उसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के एग्जाम्पल कौन से होते हैं जो डेली लाइफ में पढ़ते हैं या डेली लाइफ में करते हैं या लेबॉर्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में। तो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के हवाले से एग्जांपल देंगे। यहाँ पे सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, पेपर है, ठीक है बेटा। उसके अलावा आपका गिलास है, रबर है। सो गिलास, रबर, फर्टिलाइज़र, सीमेंट। फर्टिलाइज़र्स के फिर दो टाइप होते हैं, एक होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स जिसमें अमोनिया यूज़ होता है, और दूसरा होता है फास्फेट लाइक फर्टिलाइज़र्स जिसमें फास्फोरस का जो यूज़ होता है। उसके अलावा हम कहते हैं कि भाई एक होता है यूरिया वाइट कलर का होता है, दूसरा होता है आपका फास्फेट जो ब्लैक कलर का होता है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। केमिकल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन केमिकल इंडस्ट्रीज, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये फर्टिलाइज़र का मैंने एग्जांपल दिया कि फर्टिलाइज़र्स, सीमेंट, गिलास, सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा या सोडा ऐश कहा जाता है। वाशिंग सोडा कहेंगे तो यहाँ पे हम कहेंगे 10H2O, दैट इज़ कॉल्ड वाशिंग सोडा। क्या कहते हैं भाई, वाशिंग सोडा। उसके बाद नंबर 6 डेफिनेशन है आपकी केमिस्ट्री की ब्रांच है, वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियॉन्स, the study of nucleons is called, क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। The study of nucleons, that is called nuclear chemistry. भाई the study of nucleons is called nuclear chemistry, या इसको कहा जाता है the study of nucleus of an atom। क्या कहते हैं बेटा, the study of a nucleus of an atom। nucleus of an atom is called
न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के हवाले से। यहाँ पे देखें बेटा, दिस वन इज नोन एज न्यूक्लियस एंड दिस वन इज नोन एज शेल। सो न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो ओनली सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियस की बात करेंगे, क्योंकि एटम में प्रोटॉन भी मौजूद होता है, न्यूट्रॉन भी मौजूद होता है। वो दोनों किस में होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। और यहाँ पे जो शेल है, शेल में होता है इलेक्ट्रॉन। उसकी बात न्यूक्लियस में हम नहीं करते हैं, या न्यूक्लियर केमिस्ट्री में नहीं कहते। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, और न्यूक्लियस कभी कभी डिकम्पोज हो जाता है। तो वहाँ पे जब न्यूक्लियस डिकम्पोज होता है तो उसमें रेजेस निकलती हैं, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज या गामा रेज। ये होता है अल्फ़ा पे चार्ज होती है वो डबल पॉजिटिव, बीटा पे चार्ज होती है वो नेगेटिव, गामा जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो इस हिसाब से ये जब न्यूक्लियस टूटता है उसके बाद ये रेडिएशन खारिज होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा डबल पॉजिटिव चार्ज है, इसको हीलियम न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। और बीटा जो होता है वो नेगेटिव चार्ज है, इसको हम इलेक्ट्रॉन की तौर कंपेयर कर सकते हैं। और गामा रेज ऐसे होते हैं जैसे एक्स रेज है। तो इसी हिसाब से अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो हम बात करें न्यूक्लियस के हवाले से, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के हवाले से। मैंने ये बताया आपको कि न्यूक्लियस जो होता है कभी कभी ये टूट जाता है। वो क्यों टूटता है? जब वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। जब अनस्टेबल होता है तो वो रेडिएशन खारिज करता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज की फॉर्म में। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा यहाँ पे अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होता क्यों है, इसके रीज़न कौन से होते हैं? आप ये बताएंगे सर ये अनस्टेबल इसी वजह से होता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह होती हैं, या वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही होते हैं। वो क्यों होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट? क्योंकि उस एलिमेंट में न्यूट्रॉन का रेशो जो होता है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन का रेशो जो होता है मैक्सिमम होता है। को क्या कहते हैं हम? रेशो ऑफ किसका? रेशो ऑफ न्यूट्रॉन इज़ मैक्सिमम। जब न्यूट्रॉन का रेशो जो होगा वो मैक्सिमम होगा, न्यूट्रॉन का रेशो जो होता है वो ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस क्या होगा बेटा? अनस्टेबल होगा। न्यूक्लियस क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस यहाँ पे होगा अनस्टेबल। जब अनस्टेबल होगा न्यूक्लियस तो वो न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होगा। जब ब्रेक डाउन होगा तो अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज रिलीज़ होगी। इसी वजह से हम डेली लाइफ में न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत रोल है हमारे केमिस्ट्री के हवाले से। न्यूक्लियर केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री इन आवर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी आपकी डेली लाइफ में बनते हैं, या बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, या मिसाइल्स वगैरह बनते हैं, वहाँ पे ये आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का यूज़ होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपलोड में थोड़ा फिर मसला होगा में। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 था। उसके बाद लेक्चर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 दूंगा। अगर नहीं तो 50 to 60 मिनट का लेक्चर हो जाएगा, 1 घंटे का। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। उसके बाद MCQs अब अगर के आपसे हम शेयर करना चाहें तो इसी लेक्चर में हम आपके साथ थोड़ा MCQs भी शेयर करेंगे। तो MCQs भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करते हैं। तो यहाँ पे MCQs आपके साथ थोड़े करवाते जाएं, जैसे आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। सो यहाँ पे MCQs नंबर 1 हम बात करेंगे। जो पिछले लेक्चर पढ़े हैं उसके हवाले से वो भी मैं आपको बताऊंगा कि
the number of orbitals are present in M shell A2 B3 C4 D5। तो आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? एम शेल में जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं? ऑर्बिटल जो एम शेल में होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। बेटा वो कौन से होते हैं? हमने पढ़ा था एस पी एंड डी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में which formula is represent the Bohr's? Which formula is applied for the Bohr's formula? Option A 2n, B 2n square, C 2n cube, D all options are correct. तो आपको ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? दिस वन इज नोन एज 2n स्क्वायर। या हम ऐसे कह सकते थे विच फार्मूला is applied for the Bohr's formula, या which formula is used for the identification of electron in shells? वो कौन सा फार्मूला होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करते हैं शेल्स के हवाले से? तो शेल्स के हवाले से हम इसको ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नंबर 3 है the number of electrons present in are number of electrons are present in p orbitals are option A 2, option B 10, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी आपका होना चाहिए 14। तो आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? दैट इज़ कॉल्ड पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं। तो आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 हो डी generate orbitals of d orbitals are कह रहा है कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स जो डी ऑर्बिटल के हैं वो कितने होंगे? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं या कितने होते हैं? ऑप्शन ए यहाँ पे आपको कहें कि 5, बी 10, सी 6 और डी 3। तो आपका ऑप्शन कितना होना चाहिए? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर 5। अगर यहाँ पे 5 ना लिखते तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होता? अगर यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर होता तो ए में हम लिखते डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट होता। इसके अलावा जो ऑप्शन हम लिखते तो वो सारे के सारे रॉन्ग लिखते,
क्योंकि आपका जो बेस टेंसर है वो कौन सा है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर दी डीजनरेटेड आर्बिटल्स। तो यहाँ पे डीजनरेटेड आर्बिटल हमने लिखा है कि कितने होंगे, यहाँ पे 5 होंगे। अगर आपसे पूछा जाए इफ़ डी आर्बिटल्स हैविंग 5 sub orbitals are degenerate orbitals, so each number of sub orbitals contains the number of electrons are, कह रहा है कि अगर आपके पास डी ऑर्बिटल का सब ऑर्बिटल कितने हैं, 5 हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि एक सब ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से होंगे, बल्कि कितने होंगे, आप बताएंगे 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे,